हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये फाइनल टर्म यानी कि मार्च एग्जाम के लिए है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। जो हमें टाइमिंग दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। तो आपका टाइमिंग जो है बच्चों वो 3 आवर का पेपर होगा, ठीक है, यानी 3 घंटे का पेपर होगा और आपका पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का। तो बच्चों पंजाब बोर्ड ने अभी तक जो ब्लूप्रिंट जो है वो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग, और ये सैंपल पेपर जो है दोनों में जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये पंजाब बोर्ड ने ही रिलीज किया है तो हम इसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो इसको देखेंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें हमसे 17 एमसीक्यू पूछे हैं। हर एमसीक्यू जो है वो 1 1 मार्क का होगा, ठीक है। तो यानी कि पार्ट ए जो है वो टोटल 17 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट बी है उसमें हमसे दो दो नंबर के जो है वो 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल जो है ये आपका हो गया 24 मार्क्स का। पार्ट सी जो है इसमें आपसे जो है वो 8 8 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका 24 मार्क्स का हो गया। और जो पार्ट डी है उसमें आपसे 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल जो है ये 15 मार्क्स का होगा। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है Fe2, ये जो 2 है ये छोटा आएगा, ठीक है। तो Fe2O3 जो है वो भी छोटा आएगा, ठीक है, नीचे की साइड आएगा। तो Fe2O3 प्लस में 2Al को जब हमने मतलब कि रिएक्ट किया तो ये बन गया Al2O3 भी छोटा है, ठीक है, O कैपिटल 3 छोटा, तो वो बन गया प्लस 2Fe। तो ये जो है वो किस चीज का रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल। कोई सॉल्यूशन है जिसको कि एग शेल को क्रश करके उसके साथ रिएक्ट किया गया है। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इससे जो गैस जो है वो रिलीज हुआ, तो इससे जब उस गैस को जो है वो लाइम वाटर से जो है वो मतलब कि डाला गया तो वो मिल्की जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस गैस को जब लाइम वाटर में डाला गया तो ये मिल्की बन गया। तो ये सॉल्यूशन जो है वो क्या कंटेन कर रहा है अपने साथ, HCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। यानी अपच हो जाता है जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो किन चीजों का जो है वो इस्तेमाल इसमें से किया जाएगा, तो एंट एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, जो फूड कैंस होते हैं, ठीक है, उनको टिन के साथ जो है वो कोट किया जाता है, जिंक के साथ कोट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन के कंपैरिजन में, जल्दी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। किसका फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन का, ठीक है। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द XCl2, ठीक है। ये जो 2 है ये भी छोटा आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा। विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एलिमेंट X जो है, ठीक है, वो क्लोराइड बनाता है इस फॉर्मूले के साथ XCl2, जो कि एक सॉलिड है और इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई है। X would most likely to be in the same group of the periodic table। तो ये सेम पीरियोडिक टेबल में है। तो ये कौन सा जो है वो कह सकते हो कि एलिमेंट है, तो ये है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो ह्यूमन बीइंग का जो किडनी है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, तो एक्सक्रीशन, इस चीजों को एक्सक्रीट किया जाएगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के काम आएगा। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो जो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको किन चीजों की जरूरत होगी, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए। ऑटोट्रॉपिक मोड कौन से होते हैं, जो प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा उसे अपना खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ऑल ऑफ द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साइनैप्स, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। तो सबसे पहले जान लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन होता क्या है। तो होमोलोगस ऑर्गन जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेम स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन जो है यानी उनका जो काम है वो अलग अलग होता है।
तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? हमारे जो हाथ हैं, ठीक है, और जो डॉग का फोर लेग है, यानी उसके जो सामने वाले पैर होते हैं, आगे वाले पैर होते हैं, ठीक है, पोटैटो और रनर ऑफ ग्रास, हमारे दांत और हाथी के जो बाहर जो दिख रहे होते हैं दांत, उसको टस्क बोलते हैं, ठीक है, तो वो दांत, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही एग्जाम्पल जो है वो होमोलोगस ऑर्गन के हैं। ह्यूमंस हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमंस में दो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, अ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो जो एक मेल बच्चा होगा उसमें किस तरीके का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन जो है वो होगा, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, अगर दोनों एक्स होगा तो वो फीमेल होगा, ठीक है, और अगर एक्स और वाई जो है वो होगा तो वो मेल होगा, ठीक है, तो combination of X and Y chromosome from either of its parents. Next question है, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. तो जो image concave mirror में बनता है वो virtual होता है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो मिरर के दूसरी साइड बनेगी, ठीक है, तो ये आभासी होता है, ठीक है, मिरर के दूसरी साइड जाके तो इमेज बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमें लगता है कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। इरेक्ट यानी कि सीधी, और जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर जो है वो लाई करना चाहिए, तब इस तरीके की इमेज जो है वो बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो पोल, ठीक है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, तो मतलब कि अपने पास जो है वो देखना है ना, डिक्शनरी में से आप कोई लेटर जो है वो देखना चाह रहे, तो आपका जो है लेंस जो है वो कौन सा प्रेफर करोगे, उसके लिए कन्वेक्स लेंस को प्रेफर करोगे जिसका फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है, कौन सा, न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, तो ज्यादातर हम जो एनर्जी अब यूज करते हैं, है ना, वो जो है वो स्टोर्ड सोलर एनर्जी होता है, तो इसमें से कौन सा एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि ऐसा नहीं है, यानी कि जो सन एनर्जी से नहीं बना, तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो इसमें से कौन सा जो है वो मतलब कि करने से कौन से स्टेप्स जो है वो इसमें से फॉलो करोगे जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, तो जब शॉपिंग पे जा रहे हो तो क्लोथ बैग का इस्तेमाल करोगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो आप, है ना। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, जब एक्स्ट्रा मतलब कि बिना यूज के लाइट और फैन चल रहा है उसको बंद कर दोगे तो आप एनवायरमेंट को सेव करने में हेल्प कर रहे हो। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूल, तो बजाय मम्मी को कहने के कि वो आपको स्कूल जो है वो स्कूटर पे ड्रॉप करते हैं, आप पैदल ही जो है वो स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो ऑल ऑफ द अबव। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो आंसर है गंगा, ठीक है। पार्ट बी पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट इन एक्टिविटी शोन इन फिगर इज डिजोल्व इन वाटर, तो इसमें जो आपको इमेज दिखाया गया है वो है मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, जब इसको हमने जो है वो जलाया तो जो है वो क्या जो है यहाँ पे वॉच ग्लास जो है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इकट्ठा हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ कंपाउंड सो फाउंड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, रिएक्शन जो है फॉर्मूले के साथ जो है वो बताना है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो वो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इक्वेशन जो फॉलो होगी वो होगी MgO, यानी मैग्नीशियम को वाटर H2O, तो जब इसको हमने किया तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। The solution obtained on dissolving magnesium oxide in water is basic in nature, इन्होंने नेचर भी पूछा था, जो कंपाउंड बनेगा वो किस नेचर का होगा, तो इसका नेचर जो है वो बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का कब बनेगा, जब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि जब उसको जो है वो पानी के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो वो आयन जो है वो रिलीज करते हैं और यही आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? यानी कि जब साबुन को पानी में जो है वो घोला जाता है, ठीक है, तो मिसल फॉर्मेशन जो है वो क्यों होता है? तो बच्चों इसको जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। तो इसमें जो है वो क्या बोला गया है आपको कि एक जो सोप मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, तो इसके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंड है आपका, ठीक है, जो कि ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। मैं हाइड्रोफोबिक को जो है यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, यानी ये जो पहला पार्ट है ये है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो यहाँ ये वाला पार्ट है। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैचेस टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ क्लस्टर कॉल्ड मिसल। तो अब जब कोई भी डर्ट आता है, ठीक है, या कोई ग्रीस आता है, इनका अपना कोई पर्टिकुलर चार्ज जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइक जो है वो लाइक को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसका भी कोई चार्ज नहीं है, ऑयल या ग्रीस जो कपड़े पे लगा है उसका भी कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो क्लस्टर बनाते चले जाते हैं, ठीक है। मतलब कि काफी सारे जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं डर्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये जो इस तरीके से ये जो क्लस्टर बना हुआ है इसे हम कहते हैं मिसल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक बनेगा, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये वाटर के साथ कनेक्ट होगा। वाटर के साथ क्यों कनेक्ट होगा? क्योंकि जो वाटर होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें तो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो इस तरीके का होगा, जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होगा और जो इस पे होता है ये मतलब कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ पर यानी कि जो हाइड्रोफिलिक है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो उसके साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये जो आपका हाइड्रोफोबिक है ये डर्ट या ऑयल इसके साथ जो है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इथेनॉल जो है वो पोलर नहीं है जैसे कि वाटर होते हैं, और इस वजह से जब इथेनॉल में जो है वो मतलब कि कह सकते हो इथेनॉल में जो है ये जो मिसल है, ठीक है, यानी ये जो क्लस्टर्स हमने मॉलिक्यूल के देखे वो फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? जो नोबल गैस होते हैं उनको अलग से ग्रुप में क्यों रखा जाता है? The noble gases are placed in a separate group because of their low reactivity when compared to other group element. तो ये कम रिएक्ट कर अगर हम इन्हें दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करें तो, ठीक है। The noble gas occurs in lower concentration in the atmosphere. ये हमारे एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में भी पाए जाते हैं। These element do not combine with other element. ये दूसरे जो है वो एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट xenon, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल? केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में किस तरीके से जो है वो मतलब होता है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स की मदद से होता है। हार्मोन्स आर द केमिकल फ्लूइड आर सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं वो ये जो केमिकल है वो रिलीज करते हैं। हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड। जो हार्मोन्स होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है एंड रेगुलेट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल। और ये एनिमल्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग? इंसानों में बच्चा जो है वो मेल है कि फीमेल है, कैसे जो है वो डिटरमाइन होता है? अब मेल हैज XY सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। तो जो मेल होते हैं उनमें XY जो है वो क्रोमोसोम पाया जाता है और उनमें दो तरीके के स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। 50% उसमें X क्रोमोसोम होते हैं और वही 50% जो है वो Y क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल में 100% जो है आप कह सकते हो कि X क्रोमोसोम ही होते हैं, ठीक है। द चाइल्ड बॉर्न विल बी गर्ल इफ X carrying egg fuses with the Y sperm, the child will be boy. तो देखो दो कंडीशन होती है, ठीक है। अगर जो है वो एक्स जो है वो एक्स के साथ ही फ्यूज हो जाए, ठीक है, जो मेल का एक्स जो है क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से अगर जो है वो फ्यूज हो जाए तो जो चाइल्ड है वो गर्ल होगी। अगर मेल का जो वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है वो फ्यूज हो जाए तो जो
बच्चा होगा वो मेल होगा यानी कि बॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का जो है आपने पोल और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देनी है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है where parallel rays to principal axis meet after reflecting from the concave mirror। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो होता क्या है, ठीक है। अब हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है इधर कर देते हैं हम लोग, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ जो ये जो लाइन होती है, ठीक है, जो सेंटर की लाइन है वो हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसके पैरेलल जो है वो दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि लाइट है जो ट्रेवल कर रही है। तो जब ये टकराकर वापस आती है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइट जो है वो टकराती है, ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट हमारा जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल जो है वो फोकस होता है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। जबकि जो पॉइंट जो है वो स्फेरिकल मिरर पर, ठीक है, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है इसका जो ये पॉइंट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिरर के ऊपर जो पॉइंट पड़ेगा वो होता है हमारा पोल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल एंड सिलेरी मसल इन ह्यूमन आई। तो प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है इल्यूमिनेशन इन द आई, यानी आंखों में रोशनी जो जा रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। जबकि जो सिलियरी मसल्स होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। तो ये अलग अलग दूरी पर चीजों को देखने के लिए हमारे आई लेंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, ठीक है, या कह सकते हैं उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन रूल शोन इन फिगर। तो फिगर जो है उसमें आपको जो मतलब कि रूल दिखाया गया है उसका नाम बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। तो इसमें जो है वो आपको इमेजिन करना होता है कि आपके हाथ में जो है वो एक तार है, ठीक है, आपके राइट हैंड में, जो कि करंट को होल्ड कर रहा है, सच दैट योर थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आपका जो अंगूठा है वो करंट को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। देन द डायरेक्शन इज विच फिंगर रैप्स द वायर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जो आपके जो फिंगर्स है वो शो कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है यानी कि जैसे कोल और पेट्रोलियम है, उनके क्या क्या नुकसान है। तो बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम कॉजेस एयर पॉल्यूशन, इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे जो है अब क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो एसिड रेन हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ऐसे मतलब कि एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी भी पॉल्यूशन फ्री। क्या एनर्जी मतलब कि कह रहे हैं कि कोई ऐसा सोर्स एनर्जी का है जो पॉल्यूशन फ्री हो सकता है, व्हाई और व्हाई नॉट। नो, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी पॉल्यूशन फ्री। सोलर सेल्स लाइक पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज आल्सो प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो कहते हैं कोई भी जो सोर्स है वो ऐसा नहीं हो सकता जो पॉल्यूशन फ्री हो। अब जब हम सोलर सेल की बात करते हैं तो सोलर सेल जो है उसमें भी जब हम इसके सोर्सेज बनाते हैं, ठीक है, जैसे सोलर पैनल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो है मतलब कि इसके प्रोडक्शन में और इसके डिस्ट्रक्शन में भी पॉल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बट बच्चों क्वांटिटी जो होती है ना पॉल्यूशन की, या कह सकते हैं जो मात्रा होती है वो कम होती है बाकी के कंपैरिजन में। What changes would you suggest in your home in order to be environment friendly? environment friendly होने के लिए आप कौन कौन से बदलाव अपने घर में जो है वो मतलब कि सजेस्ट करोगे कि आप environment friendly बनने के लिए कौन कौन से जो है वो तरीके अपनाओगे, ठीक है, और लोगों को सजेस्ट करोगे। ऑल द बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट शुड बी रिप्लेस्ड विद एलईडी। जितने भी घर में बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, सबको एलईडी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। At home, everyone should use natural ventilation and light on daytime. दिन के टाइम में नेचुरल वेंटिलेशन जो है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है, और लाइट का जो है वो नेचुरल लाइट यानी सनलाइट का इस्तेमाल करो। वी शुड यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। कंपैरिजन में हम लोग क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी की बर्बादी से जो है वो खुद को बचाएंगे यानी पानी बर्बाद नहीं करेंगे।
For cooking food, we should use LPG or solar cooker instead of microwave or oven. तो अवन या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग सोलर कुकर या एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट सी पर। इसमें आपको बोला गया है डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देनी है आपने। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इसमें कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा जो है वो रिड्यूस हुआ है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इन रिएक्शन सम सब्सटेंस गेन और लूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में जो है वो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो गेन करते हैं, कुछ लूज करते हैं, इसी तरह से कुछ हाइड्रोजन को जो है वो गेन करते हैं और कुछ हाइड्रोजन को लूज करते हैं। इफ देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है वो गेन किया जाए, ठीक है, या फिर जो है वो हाइड्रोजन का लॉस हो, ठीक है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो गया। इसमें ऑक्सीजन जो है वो आता है, आपको याद कैसे रहेगा, ऑक्सीडेशन है, नाम से ही पता चल रहा है, पहले ऑक्स है ना, ऑक्सीजन से जो है वो आप मान के चलो ये जो है वो लिया गया है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे गेन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो लूज हो रहा है। There is a loss of oxygen in copper oxide, therefore it gets reduced. तो बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं हम, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है ना, तो इसमें से कॉपर रह गया, जो ऑक्सीजन है वो हट गया है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, जबकि जो देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में पहले H2 था, अब यहाँ पे O भी आ गया है ना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे गेन हो गया है, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। दस इन अ रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, तो इसमें एक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है और दूसरा जो है वो क्या है, रिड्यूस्ड है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और ये क्योंकि इसमें रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी है तो इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोला जाता है, या इसको रीडॉक्स, ठीक है, री जो है वो रिडक्शन के लिए, ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो वो रिएक्शन जो है वो कह सकते हो कि इसको कहा जाता है। Therefore, in the given reaction, oxidized substance, तो इसमें oxidized substance क्या है, हाइड्रोजन है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला है, और जो रिड्यूस सब्सटेंस है जिसमें से रिड्यूस हुआ है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर। तो ये जो कंपाउंड दिखाया गया ये किस चीज का है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसका नाम भी बताना है, ठीक है। A functional group is defined as an atom or a group of atom that gives some characteristics properties to a organic compound. तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये इसको जो है हम कोई एटम बोल सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन दो इट्स फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बन चेन के थ्रू कनेक्टेड होता है, या तो फ्री वैलेंसी या वैलेंसीज के थ्रू कनेक्ट होता है। इट एक्ट्स एज द रिएक्टिव साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल के रिएक्टिव साइड की तरह एक्ट करता है। जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है ये प्रोपेनॉन की पिक्चर है, और जो फंक्शनल ग्रुप है इसका, ठीक है, यानी प्रोपेनॉन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें और उसकी जो पोजीशन है उनमें क्या जो है वो कह सकते हो रिलेशन है, वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होता है उनको सेम कॉलम में रखा जाता है। इन अ ग्रुप, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, तो ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो तो सेम रहता है, जबकि जो पीरियड्स होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मतलब कि नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, का नाम बताना है आपने जो कि मतलब एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है।
तो एरोबिक, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो जो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है वो मतलब कि गैसेस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो गैसेस जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे गैसेस जो होते हैं उसका एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। ठीक है, ये जो है वो साइटोप्लाज्म और मिटोचोंड्रिया में होता है, और ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, जबकि जो ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो काफी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है वो है नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो कौन कौन सा मोड इसका एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है हमारा यीस्ट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स, तो ये कुछ बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया कह सकते हैं हम लोग इसे। तो ये है कुछ एग्जाम्पल एनारोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, और उसके फंक्शन जो है वो बताने हैं। तो न्यूरॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो है वो एक मेन पार्ट है कह सकते हो। जो न्यूरॉन जो है वो तीन चीजों, इसमें इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। ठीक, जो न्यूरॉन है उसमें तीन बेसिकली पार्ट होते हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट होते हैं वो है एक्सॉन। ठीक है, जो कि सेल बॉडी से मैसेज जो है वो कंडक्ट करने का काम करता है। दूसरा आ जाता है हमारा डेंड्राइट, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सन ऑफ अनदर सेल। तो दूसरे सेल के एक्सॉन से ये मैसेज को रिसीव करता है एंड कंडक्ट्स द मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी, और उस मैसेज को सेल बॉडी तक भेजने का काम करता है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो है सेल बॉडी। इसकी ये जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? न्यूक्लियस, मिटोचोंड्रिया और दूसरे जो ऑर्गेनल्स है उनसे मिलकर बना है। ठीक है, और इनका बेसिकली काम होता है कि ये उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस से जो है वो कंसर्न होते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली काम मेंटेनेंस करना होता है और ग्रोथ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, और इसके रीजन क्या है, मायोपिया होने के रीजन क्या क्या है। हाउ द डिफेक्ट इज करेक्टेड, ये जो डिफेक्ट है इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। डायग्राम के थ्रू जो मायोपिक आई है उसका डायग्राम भी आपने बनाना है। ठीक है, तो मायोपिया को बच्चों हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अ पर्सन विद मायोपिक आईज कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जिनको शॉर्ट साइटेडनेस होता है वो पास की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजों को जो है वो मतलब क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। तो इनका जो मतलब कि जिनको मायोपिया होता है, ये शॉर्ट साइटेडनेस होता है, वो दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इन नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। तो नॉर्मल आई में जो फार पॉइंट कितनी दूर तक देख सकते हैं, वो इंफिनिटी तक को जो है वो देख सकते हैं। द रे कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट फोकस्ड ऑन रेटिना। तो जो रेज होता है, ठीक है, जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट दूर पे रखा हुआ है वहां से जो रे आ रहा है, तो उसका जो फोकस होता है वो हमारे रेटिना पर होता है। ठीक है, द डिफेक्ट मायोपिया अराइजेस ड्यू टू इधर, तो ये किस किस वजह से हो सकता है मायोपिया का प्रॉब्लम। द लेंथ ऑफ द आई बॉल इज एलोंगेटेड। तो जब हमारा जो मतलब कि आई बॉल है वो उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाए, बिकम लॉन्गर देन नॉर्मल, नॉर्मल से इसका लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, या द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैज डिक्रीज, जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए जो है हमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो कनकेव लेंस जो होता है उसकी क्या एबिलिटी है कि वो जो भी इसके पास रेज आती है उसको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो विजन होता है वो करेक्ट हो जाता है। द इमेज इज अलाउड टू फॉर्म एट द रेटिना बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर।
तो अगर हम सुटेबल पावर जो भी नंबर जितना भी वीक है आपका आई है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कनकेव लेंस से जो है उसकी पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो जो इमेज है वो रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो इमेज की फॉर्मेशन इधर हो रही थी, जब हमने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया तो इमेज की फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पे होने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, उसको बनाओ और एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, जैसे यहाँ पर एबीसीडी जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, उसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो प्लेस किया जाता है एंड द करंट इज पास थ्रू इट, और इसमें से करंट को पास किया जाता है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट इट कंटीन्यूअसली। तो इसमें एक फोर्स जो है वो काम करता है जो इस कॉइल को जो है वो कंटीन्यूअसली मूव करता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो है वो जान सकते हैं। और ये जो फिगर है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर को। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है, व्हेन करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द कॉइल एबीसीडी बाय क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, तो जब हम जो है वो मतलब कि जब स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो एबीसीडी से जो करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, द कॉइल स्टार्ट्स टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में जो है ये घूमना जो है वो शुरू कर देता है। दिस इज ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ AB। तो AB पे जो है वो डाउनवर्ड लेंथ मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, जबकि CD पर जो है वो ऊपर से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कॉइल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना जो है वो शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कोई भी दो तरीके आपने बताने हैं जिसके द्वारा जो है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इन्वायरमेंट में कह सकते हो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो चीज सड़ सकती है। ठीक है, जैसे पत्तियां हो गई, पेंसिल के छिलके हो गए, तो ये सारी चीजें। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, तो इनसे जो है वो बचने के लिए किस तरीके से जो है वो कह सकते हैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, तो वो आपने दो तरीके बताने हैं। These substances on degradation can produce foul smell। तो जब ये चीजें सड़ती गलती है तो बुरी स्मेल जो है वो पैदा होती है। विच अफेक्ट्स द पॉपुलेशन लिविंग नियर बाय। तो जो इसके आसपास एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं वो इससे काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा दे में ऑल्सो बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर इंसेक्ट। और ऐसी जगह जो होती है कीड़े मकोड़ों के पनपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। ठीक है, Many harmful greenhouse gases may evolve during degradation leading to global warming। और काफी सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो यहाँ से जो है वो निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी। इसमें आपको बोला गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल और नॉन मेटल दोनों में डिफरेंस जो है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है। ठीक है, या न्यूट्रल जो है वो करता है। ठीक है, इसके अलावा जब मेटल को पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये जो है वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। जनरली नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2। तो ये डिल्यूट एसिड्स के साथ मतलब पानी के साथ मिक्स एसिड के साथ जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करता है। जबकि जो नॉन मेटल होता है डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते और ये उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is सोडियम। तो आपने 38 का ये मेटल और मेटल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, Why is सोडियम kept immersed in kerosene oil। तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर इनको ओपन जो है वो छोड़ दिया जाए, दिस कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड मे कैच फायर। तो ये ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके इनमें आग लग सकती है। ठीक है,
Hence, sodium and potassium are kept immersed in kerosene to prevent their reaction with oxygen and moisture. तो जो कह सकते हैं सोडियम और पोटेशियम है, ये उनके साथ रिएक्ट ना करें, तो उससे बचाने के लिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने के लिए इसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। वाटर एम्फोइट्रिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोइट्रिक ऑक्साइड। तो आपने एग्जांपल देने हैं 2 और सबसे पहले बताना है कि एम्फोइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। तो ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, तो कह सकते हैं वो ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको एम्फोइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एम्फोइट्रिक ऑक्साइड शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस, तो ये एसिड के भी प्रॉपर्टीज शो करेंगे और बेसिस के भी शो करेंगे। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये गलत लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से लिखा जाता है, वो होता है हमारा Al2O3। ठीक है, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, तो जो बाइनरी फिजन है वो मल्टीपल फिजन से किस तरीके से अलग है वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट है। इन बाइनरी फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो बाइनरी फिजन नाम से पता चल रहा है, बाई मतलब होता है 2, तो यहाँ पर एक सिंगल सेल जो होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे अमीबा और पैरामीशियम का होता है। ठीक है, जबकि जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक सेल, मल्टीपल काफी सारे होता है ना, तो उसमें जो सेल होता है सिंगल सेल वो काफी सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ज्यादा कह सकते हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में वो आपने बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। दस इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन अ पॉपुलेशन, तो ये जो है ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जो है, मतलब कि उस प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जो है वो काफी ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो होता है। The new formed individual has characteristics of both the parents, तो ये जो न्यू कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब जो न्यू इंडिविजुअल पैदा हुआ है उसमें दोनों ही माता और पिता दोनों के ही लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, तो फ्लावर का जो है वो आपने जो है वो लेबल डायग्राम जो है वो शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं पेटल। ठीक है, और ये जो नीचे ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग सेपल। ठीक है, इसके बाद जो स्टिग्मा है, ये जो मेन पार्ट है, ठीक है, स्टिग्मा, इसका ये जो लाइन है ये है स्टाइल, और जो बीच में है इसको कहते हैं ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हमारा जो है वो पार्ट बनता है पिस्टल। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होता है एंथर, इसकी जो लाइन है, ठीक है, ये कह सकते हैं इसका जो ट्यूब है उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर बनता है स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द जेनिटल एरियाज, जेनिटल एरियाज में जो है वो बाल आने शुरू हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर और इन अदर एरियाज ऑफ स्किन लाइक अंडर आर्म, फेस, हैंड्स एंड लेग, हाथ पैरों पे जो है वो बाल आने शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है, इनकी मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। मोर सेक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन, स्किन से ज्यादा ऑयल जो है वो निकलने लगता है जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आवाज पतली हो जाती है, जो पेल्विस एरिया है वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, 40th क्वेश्चन है हमारा, उसका ए पार्ट है, और व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी इसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसका टेम्परेचर कितना जो है होता है, और उसका नेचर क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ कंडक्टर का कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन जो है वो किसके है कि क्रॉस सेक्शन जो है वो कंडक्टर का कितना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट द लोवेस्ट total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए पार्ट निकाल रहे हैं, द हाईएस्ट
ठीक है, तो जितने भी रेजिस्टेंस है उनको हमने टोटल कर दिया, दैट इज 48 ओम। ठीक है, तो वो हमारा हाईएस्ट हो गया। और लोवेस्ट बोला है इन्होंने, तो लोवेस्ट के लिए हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, द लोवेस्ट रेजिस्टेंस विल बी ऑब्टेन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 1/r के फॉर्म में लिखा, तो 1 ये जो 4 था 4 लिख दिया, 1/8। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब इन सबका एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 24 बना, 6 करोगे तो यहाँ पे भी 6 से किया तो ये 6 आ गया। इसी तरीके से 8 3 जा 24, तो 1 को 3 से किया तो 3 आ गया। ये सारा जो है वो प्लस करके 12 आ गया, ये 24 आ गया। इसकी कटिंग कर दो तो 1/2 आ जाएगा, दैट इज जो आर है हमारा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, इसके बाद जो है या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है उसको डिफाइन करना है। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। ठीक है, तो एक 12 वोल्ट बैटरी जो है वो अननोन रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, तो देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 MA इन द सर्किट। तो 2.5 में जो है वो मतलब कि सर्किट में करंट पास किया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। तो जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर उसकी फिजिकल कंडीशन और जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, तो जो करंट उसमें से पास किया जा रहा है कंडक्टर में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी साथ ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। I जो है यहाँ पर हमें दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, उसको हमने जब एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाता है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, वोल्ट हमें 12 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो है वो पता है ना, कि V इज इक्वल टू जो है वो IR या RI कुछ भी कह सकते हो उसके होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें V इज इक्वल टू IR जो है वो गिवन है। ठीक है, तो जो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो I इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12। जो I है हमारा वो है कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जब आप हटाओगे तो एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। ये जो -4 है, अब इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, 12 ऊपर जो है वो 4 0 लगा दोगे। ठीक है, 4, और नीचे जो है वो आपका कितना आ गया, 25। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, और उसके बाद 2 0 बच गए। ठीक है, तो 4800 ओम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।